हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश एमकैप सॉल्यूशन सीरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे एमकैप 6 फिजिक्स। इस एमकैप का भी लिंक आपको बाकी एमकैप्स की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, खुद से डाउनलोड करके सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हेन कार टेक्स सडन टर्न देन पर्सन सिटिंग इन कार इज थ्रोन आउटवर्ड, दिस इज ड्यू टू कि किसके कारण वो पर्सन आउटवर्ड बाहर की तरफ धकेला जाता है। तो किसके कारण होता है? इनर्शिया। सबको पता है ये चीज। तो कैसे इनर्शिया? कैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है। रख दे रखी है ऐसे, घुमा हुआ आ गया उसमें। ऐसे कार चल रही है, उसमें बैठे हैं आप, लेकिन कार के रेस्पेक्ट में तो आप जीरो पे ही है ना। भी कार के साथ तो आप चल ही नहीं रहे, केवल कार ही चल रही है। आप तो कार के अंदर बैठे हुए हो। आप तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से चल रहे हो, यदि मान लो कार वी वेलोसिटी से चल रही है तो। लेकिन कार के रेस्पेक्ट में तो आप जीरो पे हो। तो अब कार ऐसे घूम जाती है, ऐसे इस मोड पे से टर्न लेगी कार। लेकिन आप तो फिर भी रेस्ट में ही रहना चाहोगे। आप तो सीधे बैठे हो स्ट्रेट लाइन में, और फिर भी आप जीरो पे ही रहना चाहोगे। तो इस तरह आपको एक फोर्स लगता है अपोजिट साइड में, जिस कारण से आपको अब आउटवर्ड डायरेक्शन में धकेले जाते हो। तो ये किसके कारण होता है? इनर्शिया। ये तो कहता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। कहता है क्वेश्चन नंबर 2। ये 6000 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। वर्टिकल फायरिंग लेता है रॉकेट, हॉरिजॉन्टली कौन सा लेता है? इफ द एग्जैक्ट स्पीड इज 1000 मीटर पर सेकेंड, द अमाउंट ऑफ गैस द मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। ये क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि एक रॉकेट जिसका वेट ही दे रखा है 6000 किलो, उसकी स्पीड होगी 1000 मीटर पर सेकेंड। जिस स्पीड से उसे कैसे, मतलब वो ऊपर की ओर जाना चाहिए उसको। द अमाउंट ऑफ गैस, अब अमाउंट ऑफ गैस पूछ रहा है कि कितनी स्पीड से गैस निकलनी चाहिए कि वो इस स्पीड से ऊपर की ओर ट्रेवल कर सके वो। तो वो निकालना है अपने को। कैसे निकालेंगे अपन? फोर्स क्या होगा? फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, dp बाई dt। या क्या लिख सकते हैं इसे? v कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, और dm बाई dt, क्योंकि रॉकेट का मास ही तो चेंज हो रहा है। ये रॉकेट इस तरह से कोई, अब उसमें से गैसें जैसे निकल जाएंगी तो उसका मास क्या होगा? कम होता है, धीरे धीरे कम हो रहा है मास। लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी रखनी है अपने को? 1000 मीटर पर सेकेंड, वो फिक्स रखनी है अपने को। तो ये कर सकते हैं अपन। तो अब यहाँ पे नीचे फोर्स कितना लगा है इसे बोलते हैं v dm बाई dt। चलो ये आ गया अपने पास में एक फोर्स। और अपने को निकालना क्या है यहाँ पे? dm बाई dt। यही तो निकालना है यहाँ पे कि कितनी स्पीड से कैसे नीचे निकलेंगे, यानी उसका मास उसी स्पीड से लॉस होगा। रॉकेट मान रहे हैं, क्या हो गया? रॉकेट। अब उससे निकल रही है गैसें ऐसे। रॉकेट जा रहा है ऊपर की ओर, अपने को दे रखी है 1000 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है। और अपने को पूछा है गैसें, इससे नीचे की ओर गैस जलेंगी तो फिर dm बाई dt, इस स्पीड से गैसें निकलेंगे नीचे। तो अपने को dm बाई dt निकालना है किस स्पीड से। अब देखिए इस पे नीचे तो क्या लग रहा होगा? एक mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, और एक थ्रस्ट फोर्स, यानी कि जो खुद ये उत्प्लावन बल ये गैसें निकलने के कारण ऊपर की ओर लगा रहा होगा। एक वो फोर्स अपने पास मान लेते हैं अपन F, जो कि ये ऊपर की ओर लग रहा होगा। यहाँ पे अपने को वेलोसिटी v दे रखी है 1000 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, नेट फोर्स जीरो हो गया। यानी कि नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है? mg, वो ऊपर की ओर लग रहे फोर्स के इक्वल होगा। बस यहाँ से dm बाई dt निकालना है अपने को। तो dm बाई dt क्या आ जाएगा? mg अपॉन v। m कितना? 6000, g की वैल्यू 10 और v 1000। तो ये कट गया, यानी कि dm बाई dt क्या आ गया? 60 kg पर सेकेंड। यानी कि इस स्पीड से गैसें निकल रही होंगी, यानी कि उनका दहन हो रहा होगा, तब जाके इतना फोर्स ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए सेल ऑफ मास 0.020 kg इज फायर्ड बाय ए गन ऑफ मास 100 kg। ये गन का वेट है तो बोलते हैं उसको गन, थोड़ी कहेंगे इतने वेट की। तो इफ द स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन वुड बी, यानी कि वो गन पीछे की ओर कितना फोर्स लगाएगी, यही तो पूछना चाह रहा है वो। यानी कि अपन मान लेते हैं ये कोई गन ऐसे होगी, थोड़ी ज़्यादा बढ़िया बन गई पर लग रही है गन जैसी। अब इससे एक बुलेट निकल रही है ऐसे, सेल बोल रहा है उसको यहाँ पे।
ऐसे निकलेगी बुलेट। उसकी स्पीड कितनी दे रखी है 80 मीटर पर सेकंड से वो जाएगी। लेकिन जब अपन बुलेट आगे की ओर पुश करेगी तो ये गन भी तो पीछे की ओर एक फोर्स लगाएगी ना, वो फोर्स निकालना अपने को कितना होगा वो फोर्स। अब गन इसका वेट कितना दे रखा है बुलेट का 0.020 और गन का वेट केजी। अब अपने को इसकी स्पीड निकालनी है कि इसकी पीछे की ओर कितनी स्पीड से ये फोर्स लगाएगी। तो ये क्या हो गया, एक इस पूरे को अपन एक सिस्टम मान सकते हैं। और सिस्टम में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेट होता है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे कार्य नहीं कर रहा, वर्क नहीं करेगा, तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्वेट होगा। यानी कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ये होता है डी पी बाई डी टी। लेकिन जब फोर्स ही कॉन्स्टेंट हो गया तो डी पी बाई डी टी बराबर क्या आ गया, यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया तो जीरो, यानी कि कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट, यानी कि डी पी बराबर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब इनिशियल चेंज इन मोमेंटम यानी कि पहले m1 v1 था, वो फाइनली मोमेंटम के इक्वल होगा। तो पहले मोमेंटम किसका था, पहले दोनों ही रेस्ट में थे, यानी कि टोटल मास वेट, और यानी कि टोटल मास किसका, गन का प्लस अपन मान रहे हैं बुलेट का, टोटल मास इंटू में v, टोटल स्पीड पहले पहले जीरो थी स्पीड, वो इक्वल टू बाद में कितनी होगी, बाद में अपन मान रहे हैं m1 v1 ये ले रहे हैं बुलेट के लिए, प्लस m2 v2 ये ले रहे हैं अपन गन के लिए। अब अपने को गन की स्पीड निकालनी है यहाँ से। अब ये क्या होती है, v1 v2 ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन लेना पड़ेगा अपने को। इनिशियली v कितना था, जीरो, सिस्टम जीरो पे था, तो m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2। तो m1 कितना अपन ये बुलेट के लिए ले रहे हैं, तो बुलेट का 0.200 और v1 80 दे रखा है अपने पास, अपॉन में m2 कितना हो गया अपने पास में, गन का क्या आ गया माइनस v2, यानी कि एक से ये कैंसिल कर दिया अपन, v2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस में 0.016 मीटर पर सेकेंड। अबे यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है कि अपन ने v1 की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, यानी कि अपन इस तरफ जा रही है गन, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रही है बुलेट, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी गन, ये गन की ये बुलेट की, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी अपोजिट। और वो यहाँ पे माइनस भी शो कर रहा है, अपने को नॉर्मली पता भी होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस भी यही चीज़ बता रहे हैं कि उनकी वेलोसिटी क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सही बात है, क्योंकि मोमेंटम में क्या आता है एम वी, और v क्या होगा एक वेक्टर क्वांटिटी, तो v वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, तो ये बात सही होगी। तो मोमेंटम की स्केलर क्वांटिटी गलत बात होगी ना, साफ ही, ऊपर यहाँ पे वेक्टर हो रहा है, यहाँ पे स्केलर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सही बात है, कि उसमें क्या कह रहा है कि अपन जानते हैं कि क्या होता है चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। ये तो कह रहा है न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन के लिए, एफ एक्सटर्नल कि लगाया गया बाह्य संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम ही तो होगी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपने पास, फोर्थ। अब देख रहे क्वेश्चन नंबर 5, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इनर्शिया इज, कि इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो इनर्शिया क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी थोड़े ना कोई, ये तो एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अपन प्रॉपर्टी मानते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसकी ना तो यूनिट होगी ना इसकी डायमेंशन होगी, तो डायमेंशन लेस होती है ये, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। अब कई यहाँ पे दिमाग लगा रहे हो, तो आई इक्वल टू क्या होता है एम आर स्क्वायर, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये रोटेट करने के लिए होता है, जबकि ये इनर्शिया पूछ रहा है केवल। इनर्शिया क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, ये तो केवल एक प्रॉपर्टी होती है कि वस्तु की चेंज इन पोजीशन, कि उसके स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है इनर्शिया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ए पर्सन सिटिंग इन ए ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रो एज ए बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर, द बॉल इज फॉल। क्या कह रहा है, कोई आदमी ऐसे खुली हुई कार के अंदर बैठा हुआ है, कार तो बन नहीं पाएगी यहाँ पे, क्योंकि फिर कार ही बनाते रहेंगे इस तरह से, कार ये होगी और ये यहाँ पे ओपन हो रखी है ऊपर होगी, जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर निकल के भाषण देता है यहाँ से सबके लिए, यहाँ से खड़ा होकर वो सबका स्वागत करता रहता है,
तो वो निकलने वाला वही उसी को बोल रहा है ओपन कार। अब यहाँ पे कोई आदमी निकल रहा है ऐसे, अब उसके हाथ में बॉल है। अब एक तो कार इस स्पीड से चल रही है 20 स्पीड से, अब उसने बॉल को फेंक दिया कुछ भी स्पीड यू स्पीड से मान लो। तो अब फिर ये कुछ समय के बाद जब वो बॉल नीचे आएगी तो ये कार आगे चली होगी, कुछ ये कार आगे चलेगी, बॉल नीचे आएगी, कुछ टाइम तो लगेगा ना आने में। तो उसके बाद पूछ रहा है कि वो बॉल कहाँ जाएगी। तो ये देखो बॉल का पाथ कैसे हो गया, यहाँ से बॉल पे एक तो वेलोसिटी ये होगी, एक वेलोसिटी ये होगी, बॉल की दो वेलोसिटी होगी, यानी कि उसकी नेट वेलोसिटी ऐसे, यानी कि वो कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी बॉल ऐसे, इसी तरह से तो करेगी वो मोशन। तो यानी कि ये कार जब यहाँ से चल के यहाँ तक आएगी तब तक वो यहाँ से प्रोजेक्टाइल अपना पूरा टाइम पीरियड की लैंड करती रहेगी, यानी कि उसी के एग्जैक्ट उसी के हाथ में आएगी वो बॉल, यदि स्पीड और वगैरह सब कांस्टेंट है तो। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, इनर्शिया यानी कि चेंज इन पोजीशन का विरोध करने वाला कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो जो पहले चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। अब इसमें ये क्या होगा, यही तो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन इस तरह से तो लेते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी होती है, एक वर्टिकली वेलोसिटी होती है, तभी तो इस तरह से जाता है। अब इसके पास दो वेलोसिटी होगी, ये वाली हॉरिजॉन्टली हो रही है वर्टिकली, तो इस तरह से कुछ जाएगी और कार यहाँ से निकल के यहाँ तक आ जाएगी, तो आएगी उस आदमी के हाथों में। ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये जो गेंद है वो इस आदमी के सापेक्ष यानी कि आदमी के रिलेटिव में तो वो जीरो पे है और यहाँ पे भी जीरो पे रहेगी। इनकी जो कार की वेलोसिटी है वो बॉल की वेलोसिटी होगी, वही मैन की वेलोसिटी होगी, यानी कि तीनों की वेलोसिटी को अपन जीरो मान सकते हैं यहाँ पे कि ये तीनों रेस्ट में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, जबकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी जीरो रहेगी, यहाँ पे भी जीरो, आने उसके हाथ में रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रो इट अप, तो ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ए सेल एक्सप्लोड्स एंड मैनी पीसेस फ्लाई ऑफ इज डिफरेंट डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले तो ये क्या रहा है, यानी कि यहाँ से कोई गोला मान लेते हैं अपन, ऐसे जा रहा है वो, इस तरह से फेंकते हैं बोले वो, अब वो कुछ इस पोजीशन पे आके वो फट जाता है, यानी कि उसके पार्ट अलग अलग हो गए, किस किस मान लो कि अपन कई पार्ट हो गए, अपने को नहीं पता। अब एक पार्ट तो उसका ऐसे जा रहा है छोटा सा, एक पार्ट ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे, ये सब इस तरह जाएंगे। फिर अब उनके बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा, उनका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेल रिमेनिंग कंजर्व्ड, कि ये कॉन्स्टेंट यानी कि संरक्षित रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, गलत बात होगी ना ये तो, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, ना कि केवल काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे आके इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो चेंज इन क्या हो गया, एनर्जी कांस्टेंट हो गया, यानी कि डेल्टा यू बराबर क्या होता है, डेल्टा के। ऐसे थोड़े होता है कि डेल्टा के ही कंजर्व्ड रहने वाला काइनेटिक एनर्जी, तो गलत बात हो गई ये तो। मोमेंटम ऑफ सेल रिमेनिंग कंजर्व्ड, ये बात सही होगी। क्यों, ये सही कैसे होगी, यानी कि ये जो इंटरनल फोर्सेस के कारण ही तो फट रहा है, ये जो गोला है ये अपने इंटरनल फोर्सेस, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस तो लगा नहीं रहे अपन, इंटरनल फोर्सेस से फट रहा है, यानी कि F इक्वल टू क्या होता है, dp/dt, और ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो अपन कोई लगा ही नहीं रहे, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो यानी कि dp/dt क्या होगा, कॉन्स्टेंट, तो यानी कि ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। थर्ड क्या है, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, गलत बात होगी काइनेटिक एनर्जी से, अभी नाइदर, ये तो साफ ही गलत हो गया, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व्ड ही रहना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द ऑब्जर्वर इज इन इनर्शियल फ्रेम, कि कौन से केस में वो इनर्शियल फ्रेम में होगा। इनर्शियल फ्रेम का मतलब समझ लेते हैं, यानी कि या तो उस पर क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम, यानी कि उस पर नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। अब एफ नेट क्या होता है, एम इक्वल टू ए, अब यानी कि उस पर अब एफ ही जीरो हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा उसका, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट, यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, या फिर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या फिर जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। ये दो ही केसेस हो सकते हैं, एक्सेलरेशन जीरो तभी होगा। तो इनमें है कोई ऐसा ऑप्शन, देख लेते हैं। ए चाइल्ड रिवॉल्विंग इन ए मैरी गो राउंड, इसमें क्या होगा, बार बार उसकी पोजीशन पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी में चेंज होगा, तो ये गलत हो गया। हमारा सेकंड, ए ड्राइवर इन ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी
अब ये ठीक हुआ क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि उस पर नेट ए जीरो, तो नेट ए जीरो तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि उसका मोमेंटम कंजर्वेट रहेगा और इनर्शियल फ्रेम में है वो, तो ये वाला सही हो गया। अब देखते हैं, ए पायलट इन एन एयरक्राफ्ट विच इज टेकिंग ऑफ, ऐसे करेगा वो ऊपर टेकिंग ऑफ लेगा तो वो यहाँ से यहाँ तक उसकी एनर्जी में चेंज होगा, एनर्जी में चेंज हो रहा है तो यानी मोमेंटम में भी चेंज आएगा। कब? जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो, क्योंकि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी कुछ और यहाँ पे ऐसे होगी, चेंज होगा, यहाँ पे ज़्यादा स्पीड से कम हो सकती है। ए पैसेंजर इन ए ट्रेन विच इज स्लोइंग डाउन टू स्टॉप, अब वहाँ पे एक पैसेंजर है जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है, अब वहाँ पे स्टॉप पे रुके, ये ट्रेन फिर चलेगी तो उसकी एक्सेलरेशन होगी क्योंकि वी चेंजेबल हो गई यहाँ पे, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए बैग ऑफ मास एम हैंग्स बाय ए लॉन्ग थ्रेड एंड ए बुलेट, जिसका मास एम दे रखा है, comes horizontally with velocity v and get catch in the bag, then for the combined system, उसकी कंबाइंड सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। अभी कैसा है सिस्टम, पहले ये देख लेते हैं। ऐसे मान लो कि ये यहाँ पे कोई बैग है, ये वाला इस तरह से मान लो ठीक ठाक सा बैग है। अब यहाँ से कोई बुलेट आ रही है, बुलेट आएगी तो कोई गन होगी पीछे, लेकिन अपन मान रहे हैं सब इंटेलिजेंट है यहाँ पे कि बुलेट आ रही है डायरेक्ट, और वो इसी बस्ते में यानी कि इस बैग में आई, और बैग में अगर वो बैग में ही रुके जा रही है, इसमें ही रुक जाएगी, यानी कि इसको पार नहीं करेगी, इसमें बंद हो जाएगी वो। तो देखो पहले ये ऐसे आएगा, तो यानी कि बैग से गोली जब बुलेट टकराएगी तो ये बैग कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल करेगा ना कुछ वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अपन इन दोनों को क्या मान ले, एक सिस्टम मान ले, तो अभी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल वर्क हो रहा है या एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, क्योंकि या तो बुलेट या फिर बैग, इन दोनों में। तो यानी कि यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा, यानी कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो m1 क्या होगा यहाँ पे, इनिशियली क्या है, इनिशियली बुलेट ही वेलोसिटी से चल रही है, m वेलोसिटी किसकी दे रखी है, बुलेट की, और उसकी स्पीड कितनी दे रखी है अपने को, v, यानी कि ये इनिशियल मोमेंटम होगा। अब बाद में कितना हो गया, बाद में ये बुलेट भी बैग में आ गई, और ये बैग और बुलेट दोनों का मास लेना पड़ेगा अपने पास, क्योंकि अब क्या हो गया, m बैग का और m बुलेट का, क्योंकि ये दोनों भी इसी के अंदर रह गए, इनटू में v2, यही हो गया। तो यहाँ से अपन v2 क्या लिख सकते हैं, v2 इक्वल टू m v अपॉन m प्लस m, ये लिख सकते हैं। यानी कि ये किसकी आ गई, इन दोनों की वेलोसिटी, यानी कि ये दोनों कुछ इस वेलोसिटी से आगे की ओर ट्रेवल करेंगे कंबाइंड कुछ दूरी पे। अब इनमें से ऑप्शन चूज करना अपने को, एनर्जी पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मोमेंटम क्या होता है, कंबाइंड सिस्टम का पूछ रहा है ये, यहाँ पे ये देख लेते हैं कंबाइंड सिस्टम का। तो कंबाइंड सिस्टम का मोमेंटम कितना होता है, m प्लस m और उनकी वेलोसिटी कितनी, v2, यानी कि mv अपॉन m प्लस m। तो ये हो गया, यानी कि उसका मोमेंटम तो इतना ही आना है mv, क्योंकि वो बिना देखे भी, इतना करे बिना भी अपन समझ सकते थे कि इनिशियली जितना होगा उतना ही फाइनल होगा। तो ये भी हो सकता था यहाँ पे बिना करे भी, तो ये बात तो गलत हो गई। द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, हाफ m, कंबाइंड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कंबाइंड सिस्टम कितना हो गया, m प्लस m, और यहाँ पे v स्क्वायर कितना हो गया, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m प्लस m इंटू में 1/2, ये बच जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, कंबाइंड सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। तो कंबाइंड सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ये आई अपने पास। तो है कोई ऐसा, देख लेते हैं, यही हो गया काइनेटिक एनर्जी, यही दे रखी है। मोमेंटम mv होगा, गलत बात, mv होना चाहिए ना, यहाँ पे तो अलग लिख रहा है, और यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो ये होगी। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए मास ऑफ 1 kg इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ए। ये कोई एक स्ट्रिंग दे रखी है अपने पास में, जिससे 1 kg का मास, ये m kg, जिसकी वैल्यू m की वैल्यू 1 kg 1 kg दे रखा है b। ए अनदर स्ट्रिंग c इज कनेक्टेड टू इट्स लोअर एंड। अब कोई दूसरी स्ट्रिंग c जिसके लोअर एंड से कनेक्ट की गई है। इफ ए सडन जर्क
इज गिवन टू सी देन। अब यहाँ पे इसको एक झटक दिया जाता है, झटके से एक झटका यहाँ पे दिया जाता है इसको, तो क्या होगा वो देखना अपने को। अब यानी कि एक स्मॉल टाइम के लिए यानी कि फोर्स लगाया जा रहा है कितने, dt टाइम के लिए, तो dt टाइम के लिए फोर्स स्मॉल टाइम के लिए ये क्या होता है, इम्पल्स हो गया यहाँ पे, ये तो हो गया। अब इम्पल्स क्या हो गया, टाइम पे डिपेंडेंट हो गया, तो यानी कि उस जरा को यहाँ से यहाँ तक आएगा पहले वो, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी कि वो इसके एंड तक तो पहले ही पहुंच चुका होगा, तो यानी कि ये स्ट्रिंग पहले टूट जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसे और टाइम लगेगा, तो ये बाद में टूटेगी। तो पहले कौन सी स्ट्रिंग टूट गई अपने पास में, सी वाली स्ट्रिंग टूट जाएगी, BC। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो गया, द पोर्शन BC ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, इम्पल्स हो गया, क्योंकि F फोर्स लग रहा है स्मॉल टाइम के लिए dt, तो इम्पल्स क्या होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए व्हीकल इज मूविंग ऑन ए रफ रोड इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0, तो F नेट क्या हो गया उस पर 0। ये बात ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो नो नेट फोर्स इन एक्टिंग ऑन व्हीकल, सही बात होगी, जब ए ही नहीं होगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं होगा, और नेट फोर्स भी क्या होता है, F नेट इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए, जब ए 0 तो F नेट भी 0 होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। रॉकेट इंजन्स लिफ्ट ए रॉकेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज हॉट गैस एजेक्टेड विद हाई वेलोसिटी। कि रॉकेट ऊपर की ओर जाता है किस वजह से, क्यों गैसे निकालता है। अब वो कैसे करते क्या काम है वो देखना है अपने को, कि रॉकेट हो गया इससे ऐसे नीचे की ओर में ऐसे गैसे निकल रही है, ये मान लेते हैं इस तरह से कुछ, जो ऊपर की ओर जाता है तो गैसे क्या काम करती है, ये गैसे मान लो ये अर्थ की भी सरफेस पे रुका हुआ है मान ली। अब ये गैसे क्या करेंगे, इस तरह से इस पे नीचे की ओर फोर्स लगा रही है, और ये वाला अपने पास एनवायरनमेंट में ऊपर की ओर फोर्स लगा, किस वजह से, जैसे अपन माने कि अपन कोई तालाब में है, तालाब की हाइट अपने जितनी है और अपन इसके पैंदे पे खड़े हैं यहाँ पे। अब अपन ऊपर आना चाहें तो क्या करेंगे, अपन यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे पैर से, और अपन ऊपर की ओर एक धक्का लेंगे जिससे अपन सतह पे आ जाएंगे। तो वही काम यहाँ पे गैसेज करती हैं कि यहाँ से नीचे से एक फोर्स अप्लाई करती हैं, थ्रस्ट फोर्स, जो कि इसे ऊपर जाने में हेल्प करता है इसके mg की कंपेयर में, इससे ज़्यादा होगा तभी तो ऊपर जा पाएंगे वो। तो क्या करता है, हीट अप द एयर विच लाइट्स द रॉकेट, कि हीट अप द एयर विच लिफ्ट्स द रॉकेट, ये तो गलत बात होगी, कि फिर क्या है, प्रोवाइड टू द रॉकेट एंड पुश इट अप, यानी कि अपने को एक थ्रस्ट यानी कि एक फोर्स अप्लाई करता है ऊपर जाने के लिए ये गैस है, तभी तो अपन ऊपर जाते हैं, ऊपर की ओर धक्का लगता है, तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस फ्रेम, कि कौन से उस पर डिपेंड करते हैं इनर्शियल फ्रेम की चॉइस पे। तो कौन डिपेंड करता है यहाँ पे, मोमेंटम इनर्शियल फ्रेम पे, जैसे कि इनर्शियल फ्रेम क्या हो गया यहाँ पे अपने पास में, कि उस पर नेट ए क्या हो गया 0, यानी कि नेट फोर्स F नेट क्या हो गया उस पर 0। तो कौन करता है, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा उस पर, तो यानी कि उसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, यानी कि कॉन्स्टेंट होगा P, सॉरी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, dP कॉन्स्टेंट होगा। एक बात तो ये होगी, अब ये नहीं कर रहा तो V भी कॉन्स्टेंट होगा ना, वेलोसिटी से कॉन्स्टेंट जा रहा है, अब हाफ mv², तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब ये भी इस पे डिपेंड कर रही है, कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो एनर्जी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये तो इस पे डिपेंड कर रहा है ना इसके इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पे, यानी कि एक्सेलरेटेड होता तो ये चेंजेबल होता ना, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों। तो अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। देखते क्वेश्चन नंबर 14, ए सेल ऑफ मास 5m, कोई गोला है जिसका मास अपने को 5m दे रखा है, एक्टेड अप ऑन बाय नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क ही नहीं कर रहा, फोर्स एंड इनिशियली एट रेस्ट, वो इनिशियली रेस्ट में बर्स्टेड इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m 2m एंड 2m, यानी कि वो इन टुकड़ों में टूट रहा है, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बता रहा है। द फर्स्ट 2 फ्रेगमेंट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो फर्स्ट 2 वाले अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, विद वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड, उनके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, डायरेक्शन नहीं दे रखी, अपोजिट डायरेक्शन बोला इसने 2v और v रेस्पेक्टिवली। द थर्ड फ्रेगमेंट विल, अब तीसरा कहाँ जाएगा वो अपन देखेंगे, बताएंगे कहाँ जाएगा कैसे,
ये कोई गोला इनिशियली इस तरह से रखा हुआ है, अब ये 3 खंडों यानी कि 3 टुकड़ों में टूट रहा है। एक इसका m मास का, एक इसका 2m का और दूसरा भी इसका 2m का, यानी कि 2m 2m और ये 1m वाला मान लेते हैं, और ये टोटल 5m वाला और ये सब m है। अब ये कह रहा है कि ये दो जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों कौन कौन से जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ये फर्स्ट वाला ये दोनों जा रहे हैं, एक तो ये और एक ये वाला, ये दोनों क्या जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, 180 पे जा रहे हैं दोनों। अब कितनी स्पीड से जा रहे हैं, ये वाला जा रहा है 2v स्पीड से और ये वाला जा रहा है v स्पीड से। अब पूछ रहा है अपने को कि तीसरा कहाँ जाएगा, ये देखना है अपने को। तो टोटल कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं, यहाँ पे भी बता दिया, लेकिन अपन भी समझ सकते थे कि एक्सटर्नल फोर्स तो इस पे 0 होना है, तो यानी कि टोटल क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, तो यानी कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2। इनिशियली ये क्या था रेस्ट में, तो ये सब 0 था इनिशियली, अब बाद में क्या हो गया, यानी कि 0 इक्वल टू m2 क्या हो गया, पहले m मास वाला 2v स्पीड से जा रहा है, प्लस यहाँ पे क्या हो गया दूसरा 2m वाला v स्पीड से जा रहा है, और अपने को दूसरे 2m वाले की v डैश स्पीड अपने को निकालने की, किधर क्या जाएगा वो। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, v क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी थोड़े है जो ऐसे लिख दिया सीधा, वेक्टर देखेंगे ना यहाँ पे, तो यानी कि ये क्या हो गया 2mv प्लस 2mv प्लस 2mv डैश, जो कि निकालना अपने को थर्ड वाले की इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्या हो गए 180 पे जा रहे हैं ना ये दोनों, तो इन दोनों के अपन सिंबल क्या कर सकते हैं, नेगेटिव में कर सकते हैं एक दूसरे कंपेयर में, तो यानी कि यहां से अपन क्या कर सकते हैं 2mv डैश इक्वल टू ये क्या आ गया माइनस में 2mv डैश प्लस 2mv, सॉरी v डैश नहीं यहाँ पे भी v है, ये हो गया। यानी कि इन दोनों की जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी उसके नेगेटिव में ये v डैश वाला जाएगा, तो ये क्या हो गया, अब इन दोनों में क्या हो गया, दोनों अपोजिट एंगल कितना हो गया 180, 180 पे दो, अब यहाँ दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम, दोनों का मोमेंटम सेम आ रहा है यहाँ पे, तो 180 पे करेंगे तो ये क्या होगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2mv, एक वाला इस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मान लें, यानी कि इस डायरेक्शन को अपन ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लें, तो ये नीचे वाले अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ये कितनी होगी -2mv, तो ये कैंसिल आउट कर लिया एक दूसरे को, तो 2mv डैश इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि v डैश इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि वो थर्ड वाला रेस्ट में ही रहना है, वो कहीं भी ट्रेवल नहीं करना। फोर्थ ऑप्शन बी एट रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट या कथन सत्य है यहाँ पे। तो फर्स्ट लॉ देख लेते हैं, सबसे पहले क्या था, वो था इनर्शिया का। क्या कह रहा है ये रूल, क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है, यानी कि वो अपनी चेंज इन पोजीशन का विरोध करती है, उसके अपोजिट वर्क करती है। यानी कि जैसे कोई रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट v 0 है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, कब तक, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा तब तक ये रेस्ट में ही रहेगा। और फिर जैसे कोई दूसरा माना है ये v इक्वल टू v कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ये इसी स्पीड से चलता रहेगा ये, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल वर्क काम नहीं करेगा तब तक। जैसे आप सड़क पे साइकिल चला रहे हो, ये साइकिल मान लो आपकी बढ़िया बन गई थोड़ी, अब ऐसे चला रहे हो साइकिल, अब कोई आपको एक धक्का लगा के आपको छोड़ दे 10 मीटर पर सेकंड की आपकी स्पीड होगी, तो आप सोच रहे हो कि मेरी साइकिल तो इसी स्पीड से चलनी चाहिए थी जब तक कि मैं इसे ब्रेक लगा के नहीं रोकता, लेकिन क्या हो रहा है थोड़ी देर बाद में आप पेडल नहीं लगाओगे तो साइकिल रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि आप सोच रहे हो यहाँ पे कोई वर्क फोर्स कौन काम कर रहा है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, एनवायरमेंट में तो पार्टिकल्स हैं उनका रेजिस्टेंस आपकी साइकिल को रोक रहा है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स नहीं होता, यानी कि आप वैक्यूम में चलते तो आप इसी स्पीड से चलते रहते, या फिर आप जहाँ पे रुकते वहीं पे रुके रहते जब तक आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स आपका वर्क नहीं करता तब तक। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या है, इफ द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0 देन द बॉडी रिमेनिंग अनएक्सेलरेटेड, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी मान ले रहे हैं अपन, ये कोई बॉडी हो गई जिसका सेंटर ऑफ मास है,
इस पे क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि सम ऑफ फोर्सेज, इस पे मैनी फोर्सेज यानी कई फोर्सेज लग रहे हैं। अब उनका सम क्या आ रहा है, टोटल 0, यानी कि ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ और ये भी एफ, यानी कि ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये वाला इसको, यानी कि इस पे एफ नेट क्या हो गया 0, तो एफ नेट 0 हो गया तो ए क्या हो गया 0, यानी कि ये अनएक्सेलरेटेड यानी कि एक्सेलरेशन इसकी 0, तो ये ऑप्शन सही हो गया अपना। तो इसमें सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इज विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ओबेड, यानी कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इनर्शियल फ्रेम यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे नेट फोर्स क्या हो रहा है 0, कोई भी बॉडी जो कि नेट फोर्स उस पे 0 है उसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, उसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं उसको। ये न्यूटन मानते हैं अपन, ठीक हो गया। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, साफ बात है, इतनी देर से ये क्या कर रहे हैं, ये तो बता रहा है कि इनर्शिया का रूल भी बोलते हैं इसको, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें।